दोस्तों, हाल ही में जो मीटिंग हुई वो थी सीसीपीए की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। अब ये कोई आम मीटिंग नहीं होती, इसे हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। पिछली बार जब ये मीटिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी, पुलवामा अटैक के बाद। उस समय हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था और कई जवान शहीद हो गए थे। उस हमले के तुरंत बाद सीसीपीए की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। तो जब इस बार फिर से सीसीपीए की मीटिंग बुलाई गई तो यही उम्मीद थी कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन एकदम चौंकाने वाला फैसला आया। सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द जाति जनगणना कराई जाएगी। अब यह थोड़ा अचरज का विषय इसलिए था क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा से इस मुद्दे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाती रही है। खुद बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने कई बार कहा है कि इंसान की पहचान उसकी जाति, भाषा या लिंग से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म, गुण और सोच से होती है। जैसे कि आप नितिन गडकरी जी को जानते ही होंगे। वो अक्सर कहते हैं कि हमें जाति आधारित राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमें इंसान को उसके मूल्य और योग्यता के आधार पर आंकना चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, यही हमारी सोच होनी चाहिए। और बीजेपी का भी यही स्टैंड रहा है कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते। लेकिन अब जबकि बिहार में चुनाव पास है तो कुछ लोग इस ऐलान को राजनीतिक नजरिए से भी जोड़कर देख रहे हैं। खैर, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा फोकस आज रहेगा जातीय जनगणना क्या होती है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, किन राज्यों ने अपने स्तर पर इसे कराया है और इसका असर क्या हो सकता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर पर। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इससे जुड़ी कौन सी हकीकतें सामने आई हैं और विभिन्न पार्टियों व इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का इस पर क्या नजरिया है। सबसे पहले बात करें जातीय जनगणना होती क्या है, तो इसे आसान भाषा में कहें तो ये एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें देश भर की हर जाति से जुड़ी जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, स्किल लेवल आदि के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। इसका मकसद है कि सरकार को एक स्पष्ट तस्वीर मिले कि कौन सी जाति किस क्षेत्र में, किस सामाजिक और आर्थिक स्तर पर है, ताकि जब वेलफेयर पॉलिसीज बने तो वो सही जगह पहुंचे। अब जातीय जनगणना का इतिहास देखें तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने 1981 में की थी और यह सिलसिला 1931 तक चला। 1941 में भी जातीय आंकड़े इकट्ठा किए गए लेकिन पब्लिश नहीं हुए। भारत की आजादी के बाद जब पहली जनगणना 1951 में हुई तो उस समय यह सवाल उठा कि क्या हमें इसमें जातीय जनगणना को शामिल करना चाहिए या नहीं। उस वक्त पंडित नेहरू जी ने फैसला लिया कि जातीय आधार पर जानकारी जुटाना समाज में और ज्यादा विभाजन पैदा कर सकता है और इससे ब्रिटिश जैसे डिवाइड एंड रूल का माहौल दोबारा बन सकता है। इसलिए उन्होंने इसे हटवा दिया, बस अनुसूचित जातियों एससी और जनजातियों एस.टी को छोड़कर। फिर 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उन्हें ओबीसी क्लस्टर में शामिल कर लो। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एसईसीसी करवाया, जिसमें आर्थिक स्थिति और हाउस होल्ड की कंडीशन को लेकर डेटा इकट्ठा किया गया। लेकिन इस डेटा को कभी पब्लिश नहीं किया गया। वजह बताई गई कि डेटा मैनेजमेंट में गड़बड़ियां हो गई। अब आते हैं हाल की बातों पर। बिहार सरकार ने 2023 में खुद अपने स्तर पर जातीय जनगणना करवाई। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जैसे कि ओबीसी और ईबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग बिहार की कुल आबादी का लगभग 63.14% हिस्सा है, यानी हर 3 में से 2 लोग इन्हीं 2 कैटेगरी से आते हैं। इसके बावजूद क्या ये लोग पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से सही तरह से प्रतिनिधित्व पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार की जनगणना से और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जैसे कि लगभग 1.8 लाख परिवार अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रहे हैं, जो कि सरकार ने 2013 में बैन कर दिया था। और ये सारे परिवार शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, यानी ये जातियां आज भी सबसे नीचे हैं और सिर्फ मजबूरी में ऐसे काम करने को मजबूर है। और ये भी सामने आया कि जो लोग सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, वो ज्यादातर मुस्लिम ओबीसी महिलाएं और एस.टी कैटेगरी से आते हैं। अब जातीय जनगणना का मुद्दा सिर्फ डेटा तक ही सीमित नहीं है।
इसका बड़ा असर प्राइवेट जॉब सेक्टर तक भी जाता है। कांग्रेस का स्टैंड देखिए, वो हमेशा से चाहती रही है कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए और उस आधार पर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि जो भी 50% रिजर्वेशन केप है वो हटाया जाना चाहिए, खासकर उन राज्यों में जहां 80% लोग समाज के कमजोर तबकों से आते हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि जातीय जनगणना एक्सरे ऑफ सोसाइटी। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, जहां जनगणना से ये सामने आया कि 90% लोग SC, S.T, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। लेकिन किसी भी बड़े कॉरपोरेट का मालिक या टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा इन जातियों से नहीं है। उल्टा ये लोग गिग इकोनॉमी जैसे कि फूड डिलीवरी, फ्रीलांसिंग आदि में लगे हुए हैं, जहां कोई जॉब सिक्योरिटी, PF, पेंशन या हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। अब बीजेपी का रुख देखें तो उन्होंने हमेशा इस मुद्दे पर थोड़ा झिझक दिखाई है, लेकिन अब जब CCPA के बाद सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है तो लगता है वो भी इस दिशा में बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जाति आधारित हायरिंग होनी चाहिए। अब आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के नजरिए पर। CII, फिक्सी जैसी प्रमुख इंडस्ट्री बॉडीज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जाति के आधार पर हायरिंग शुरू हो गई तो इससे इन्वेस्टमेंट का माहौल बिगड़ेगा। जो कंपनियां सिर्फ स्किल, योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर भर्ती करती हैं, वो नुकसान में जाएंगी। इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता भी घटेगी। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक बिल पास किया जिसमें मैनेजमेंट जॉब्स में 50%, नॉन मैनेजमेंट में 75% और ग्रुप C और D की जॉब्स में 100% रिजर्वेशन लोकल लोगों के लिए तय किया गया। लेकिन इस बिल को अभी विधानसभा में पास नहीं किया गया। फिर भी कई बिजनेस लीडर्स जैसे कि किरण मजूमदार शॉ, TV मोहनदास पई और आर चंद्रशेखर जैसे लोग खुलकर इसके खिलाफ बोल चुके हैं। उनका कहना है कि टॉप मैनेजमेंट की जॉब्स में तो सिर्फ स्किल, एक्सपीरियंस और मेरिट होनी चाहिए। और ये सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे कई राज्यों में इस तरह के प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन के प्रयास हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई बार ऐसे कानूनों को असंवैधानिक करार दिया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन तभी मान्य होता है जब वो विधिवत कानूनी प्रक्रिया से पास हो। तो अंत में एक सवाल आपसे, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? मेरा मानना है बिल्कुल होनी चाहिए और समय पर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक वेलफेयर पॉलिसी केवल अंदाज पर आधारित होंगी। जातीय जनगणना से हमें पता चलेगा कि कौन सी जातियां किस हाल में हैं, कहां उन्हें सपोर्ट चाहिए और कहां वो पहले से ही मजबूत स्थिति में है। रही बात प्राइवेट सेक्टर की, तो मेरा साफ मानना है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा से ही स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज पर काम करता है। वहां किसी का जाति प्रमाण पत्र देखकर नौकरी नहीं दी जाती। तो भले ही जातीय जनगणना से डेटा आए, लेकिन उससे प्राइवेट सेक्टर में जॉब लॉस नहीं होगा। आपका क्या मानना है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।